इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है और किम को एक कंपनी से कॉल आता है। ये कॉल उस कंपनी से है जहां से किम ने लोन लिया है और उसे बताया जाता है कि आपका इंटरेस्ट अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है और आपका कुल लोन है $2,10,308 का और आपको जल्द से जल्द चुकाना होगा। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? किम कहता है कि अब तुमने मेरे इरादे में मुझे और भी श्योर कर दिया है और इसके बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। किम ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि वो इस वक्त एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है जहां पर नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही होती है और करने की सोच रहा होता है और उसी वक्त उस कंपनी का कॉल आ जाता है जिस कंपनी का उसने कर्जा देना है। और इस कॉल के बाद उसके दिमाग में जो हाना की जंग चल रही थी, अब उसके दिमाग में सिर्फ हाँ है और वो उस ब्रिज से नीचे नदी में कूद जाता है। लेकिन किम की जान बच जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो नदी के किनारे होता है। दरअसल वो एक आइलैंड में पहुंच चुका है। वो चारों तरफ देखता है, यहाँ से शहर बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। वो अपने आप को कोसता भी है, वो कहता है कि मर भी नहीं सकता। इसके बाद वो अपने फोन को ऑन करने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसका फोन गीला है, इसीलिए उसका फोन ऑन नहीं होता। और अब वो आइलैंड में चारों तरफ घूमना शुरू करता है क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। हालांकि ऊपर से एक बहुत बड़ा ब्रिज जा रहा होता है जहां से वो कूदा था, लेकिन इसका जो सीमेंट का खंबा होता है वो इतना सपाट होता है कि वो उस पर चढ़ ही नहीं सकता और किम को रात को वहीं पर सोना पड़ता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे एक शिप की आवाज आती है। वो भागता हुआ उस तरफ जाता है, वो उन्हें हाथ हिलाता है। वो कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। लेकिन शिप के ऊपर जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि किम उन्हें हाथ हिला रहा है, वो उन्हें हाय कर रहा है, तो वो भी उसे हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं। किम बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, वो अलग अलग तरीके से हाथ हिलाता है, लेकिन जो आदमी उसे देख रहा होता है वो भी उसी तरीके से हाथ हिलाता है। उसे लगता है कि वो उसे हाय कर रहा है। अब शिप वहां से गुजर जाता और किम रेत में HELP हेल्प लिखता है ताकि कोई उसे देख ले और उसकी मदद के लिए यहाँ पर आए। किम को पूरा कॉन्फिडेंस है कोई ना कोई यहाँ पर आएगा, उसकी मदद करेगा क्योंकि ये आइलैंड शहर से बहुत पास होता है। किम अपना फोन दोबारा से ऑन करने की कोशिश करता है और इस बार उसका फोन ऑन हो जाता है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और वो सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करता है और किम उन्हें बताता है कि मैं एक आइलैंड में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो उससे उस आइलैंड का पता पूछते हैं। किम को इस आइलैंड का पता नहीं होता। वो उन्हें इतना कहता है कि हैन रिवर के पास जो आइलैंड है मैं वहीं पर फंसा हूँ। ये बात सुनकर वहां पर जो आदमी किम की बातें सुन रहा होता है वो कहता है गेट लॉस्ट और फोन काट देता है क्योंकि हैन रिवर के पास कोई भी ऐसा आइलैंड नहीं होता जहां पर कोई आदमी सके। ये एक छोटा सा टापू है जो शहर से इतना पास होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इस टापू पर फंस सकता है। किम अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोन करता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि हमने फैसला किया था कि हम दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। दरअसल इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक टापू में फंस चुका है, उसे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ उससे मिलने का बहाना कर रहा है। किम उसे कहता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है और इतना कहते ही उसका फोन बंद हो जाता है। और अब किम के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो यहाँ से बाहर किसी से संपर्क कर सके क्योंकि उसका फोन ऑफ हो चुका है। और किम ये फैसला करता है कि अब वो नदी को तैर कर पार करेगा और वो नदी में चला जाता है, लेकिन वो तैरना नहीं जानता और वो अब नदी में डूबने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी डूबकर जान चली जाती, नदी एक बार फिर से उसे किनारे पर फेंक देती है। किम अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी जान देना चाहता है, इसीलिए वो अपनी टाई निकालता है, पेड़ पर लटकाता है और अपने आप और लटकाने वाला होता है कि तभी सायरन बज जाता है। और ये सायरन होता है सिविल डिफेंस ड्रिल का, जो साल में 2 बार 20-20 मिनट के लिए होता है। ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें साल में 2 बार पूरे देश को पॉज कर दिया जाता है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो या देश में कोई भी आपदा आए या देश में कोई भी अटैक करे तो उसके लिए सब पहले से तैयार हो। और इसीलिए जो आदमी जहां पर होता है वो वहीं पर रुक जाता है, जो गाड़ी जहां पर होती है वो वहीं पर रुक जाती है। और अब किम भी रुक जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। वहीं इस टापू से दूर एक घर को दिखाया जाता है जहां पर एक कमरे में एक लड़की रहती है और ये लड़की पिछले 3 सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और साल में सिर्फ ये कमरे की खिड़कियां दिन में 2 ही बार खोलती है जब सायरन बजता है, यानी कि जब सिविल डिफेंस ड्रिल होती है, क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा शहर एक तरह से पॉज होता है और इसे शहर को इस तरह से देखना बहुत अच्छा लगता है। इस लड़की का नाम सारा है। ये सुबह उठती है और अपनी मॉम के ऑफिस जाने के बाद ही ये वॉशरूम जाती है।
इसकी मॉम ऑफिस जाने से पहले इसके लिए खाना बनाकर चली जाती है और ये उस खाने को अपने कमरे के अंदर ले जाती है। दरअसल ये अपने घर वालों के सामने भी नहीं आती और ना ही उनसे ज्यादा बात करती है। इसका अपना पूरा रूटीन अपने कमरे में है। ये 9 बजे अपने कंप्यूटर पर बैठ जाती है। दरअसल इसकी एक वेबसाइट है जहाँ पर ये ब्लॉग्स लिखती है। इसका मानना है कि हम कंप्यूटर के अंदर अपनी पूरी एक अलग दुनिया बना सकते हैं और जो भी हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहें हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं। इसीलिए ये अपनी बहुत सारी फोटोज को एडिट करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती रहती है। ये एक तरह से सारा का जॉब है जो उसने खुद अपने लिए चुन लिया है। सारा को चांद देखना बहुत पसंद है, इसीलिए जब पूरी दुनिया सो जाती है तो वो अपने टेलीस्कोप से चांद देखती है। वो कहती है कि चांद को देखकर उसे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता क्योंकि चांद भी बहुत अकेला है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सारा अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। सारा अपने आप को बिजी रखने के लिए वॉक भी करती है ताकि उसे लगे कि उसका दिन बहुत बिजी था। और आज साल के उन 2 दिनों में से एक दिन है जब सारा दिन के वक्त अपने कमरे के पर्दे खोलती है ताकि वो पूरे शहर को अपने टेलीस्कोप से देख सके और वो साथ ही साथ शहर की फोटो भी खींचती है। और जब वो बाहर देख रही होती है तभी उसकी नजर आइलैंड पर जाती है और जब वो आइलैंड को जूम कर कर देखती है तो वहां पर हेल्प लिखा होता है और ये हेल्प लिखा होता है किम ने। उसे लगता है ये किसी एलियन का काम है और जब वो पूरे आइलैंड को अच्छे से अपने टेलीस्कोप से देखती है तो वो देखते हैं कि वहां पर किम अपनी जान देने के लिए आने वाला होता है, लेकिन इस ड्रिल की वजह से वो भी पॉज हो गया होता है और उसकी जो करने की स्टेट ऑफ माइंड होती है वो भी उसके दिमाग से अब चली जाती है। वो कहता है मैं कभी भी कर सकता हूँ और अब वो नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है कि उसे रात भर नींद नहीं आती। उसे लगता है कि वो आदमी जिंदा होगा या मर गया होगा और वो अपनी दूरबीन से एक बार फिर से देखती है और वो देखती है कि वहां पर किम जिंदा है। वो शहर की तरफ देखकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है क्योंकि इस शहर ने उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिए, इसीलिए वो शहर को गालियां दे रहा होता है। अब किम को यहाँ पर भूख लग जाती है और जब वो आइलैंड में इधर उधर सर्च करता है तो उसे वहां पर फूल दिखते हैं। ये वो फूल थे जो किम बचपन में खाया करता था। वो कहता है कितने साल हो गए मैंने इन फूलों को नहीं खाया। और जब वो उन फूलों को खाता है तो उसे बहुत रोना आता है क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ जाता है। शायद उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब किसी पल में वो खुश था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फूल खाने से उसका पेट नहीं भर सकता। इसीलिए यहाँ पर उसे जंगली मशरूम दिखती है। हालांकि ये जहरीली भी हो सकती है लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती, इसीलिए वो मशरूम भी खा लेता है। उसके पास पीने के लिए यहाँ पर नदी का पानी है, लेकिन अब वो सोचता है कि उसे प्रोटीन की जरूरत है, इसीलिए वो नदी में मछली पकड़ने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मछली का एक बच्चा भी नहीं पकड़ पाता। उसे आइलैंड में बर्ड भी दिखते हैं, वो उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ असफलता ही लगती है। और अब उसके पास एक और ऑप्शन है। पेड़ के ऊपर बर्ड्स के घोंसले हैं। उसे एक घोंसला दिखता है जिसके अंदर अंडे भी हैं, लेकिन किम को पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता। फिर भी वो कोशिश करता है और जब वो थोड़ी सी ऊपर चढ़ता है तो ऊपर से एक पक्षी उसके सिर के ऊपर बीट कर देता है और उसे अब सर धोना होगा। किम को यही किनारे पर एक ब्लीचिंग सोडा लिक्विड की बड़ी बोतल मिली होती है और वो उससे अपना सर धोना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों के बाद वो देखता है कि पानी में कई सारी मछलियां तैरती हुई ऊपर आ चुकी है, यानी कि वो बेहोश हो चुकी हैं। ब्लीचिंग पाउडर ने उन्हें पूरी तरह से बेहोश कर दिया है। इससे वो खुश हो जाता है। उसके पास अब खाने के लिए मछलियां हैं, लेकिन वो मछलियों को पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। वो 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ता है ताकि उससे आग पैदा हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आग पैदा नहीं होती। और इसके बाद वो अपना लाइटर निकालता है, सिगरेट पीता है और आग जला देता है। दरअसल वो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है, यानी कि उसे टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब आग में वो मछलियां पकाने के बाद खाता है और खुद भी बहुत गहरी नींद में सो जाता है क्योंकि उन मछलियों में अभी भी उस पाउडर का असर होता है। और जब सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि वहां पर एक पक्षी भी सो रहा है, यानी कि उस पक्षी ने उन मछलियों को खाने की कोशिश की थी और वो भी बेहोश हो गए। और अब उसके पास खाने के लिए एक और चीज है और वो है जंगली पक्षी। किम को यही किनारे पर एक बहुत बड़ी बच्चों की डक बोट भी दिखती है जो शायद खराब होने पर किसी ने पानी में छोड़ दी थी और वो बहकर यहाँ किनारे पर आ गई। वो उसे खींचकर बीच में ले आता है और अब किम के पास सोने के लिए उसका घर भी है। किम कहता है पिछले 7 सालों से वो पैसे बचा रहा था ताकि वो अपना घर खरीद सके, लेकिन वो अपना घर नहीं खरीद पाया। लेकिन अब
उसके पास उसकी अपनी रहने की एक जगह है जहाँ पर वो बिना किराए दिए, बिना किसी रोक टोक के सो सकता है, रह सकता है। और ये सब कुछ दूर से सारा अपनी दूरबीन से लगातार देख रही होती है। वो जो कुछ भी करता है सारा हमेशा देखती रहती है। और रेत में जो उसने पहले हेल्प लिखा था, अब वो हेल्प को मिटाकर वहां पर हेलो लिख देता है, क्योंकि धीरे धीरे उसे यहाँ पर आइसोलेशन में अच्छा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ना उसे कोई परेशान करता है, ना कोई उसे फोन कॉल करता है। वो जैसा जीना चाहता है वैसे जीता है। नदी में बहकर किनारे तक जो चीजें आ जाती हैं, वो उन्हें इकट्ठा करके अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देता है। और उसे अब यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं। और एक दिन वो देखता है कि नदी के पास एक स्टीमर, एक शिप आ रहा है। उसे देखकर वो छुप जाता है, क्योंकि वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और जब वो छुप रहा होता है तो उसे वहां पर एक नूडल्स का खाली पैकेट दिखता है। वो उस पैकेट को उठा लेता है और वो देखता है कि उसके अंदर अभी भी एक मसाले का पैकेट है। उसके मन में अब नूडल्स खाने की क्रेविंग जाग उठती है और वो ये फैसला करता है कि वो नूडल्स यहीं पर बनाएगा। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जो उनके बीज होते हैं, वो उनसे नूडल्स बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। वो कहता है कि मैंने अगर नूडल्स बना लिए तो मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है। उसे सोते जागते उठते हमेशा उसकी आंखों के आगे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, और वो होती है नूडल्स। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो नूडल्स बनाए तो बनाए कैसे। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कबूतर को देखता है और वो देखता है कि जब कबूतर बीट करते हैं तो जो भी वो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और किम अपने आप को बोलता है कि मुझे एक कबूतर की तरह सोचना होगा। और वो जमीन पर कबूतर की तरह बैठकर सोचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि कबूतर क्या खाते हैं, और उसके दिमाग में आता है कि कबूतर सीड्स खाते हैं, यानी कि वो बीज खाते हैं। और अब वो उनकी जो बीट होती है उसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और इसके लिए वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है, वही क्रेडिट कार्ड जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर है, जिसकी वजह से उसने करने की कोशिश की थी। और कबूतर की बीट से सीड्स इकट्ठा करने के बाद वो एक अच्छी जगह देखता है जहां पर वो खेती कर सकता है। और उस जगह पर वो बहुत मेहनत करता है और जितने भी सीड्स होते हैं वो उस जगह पर बो देता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी होता है जिसे हटाने में उसे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उस पत्थर को वहां से हटा देता है। इसी दौरान उसे बहुत पसीना भी आ जाता है, और जब उसका पसीना उसकी जबान पर लगता है तो ये बहुत ही सॉल्टी होता है। ये उसकी मेहनत का पसीना है, ये पसीना उसकी उम्मीद का। और उसने कई दिनों से सॉल्ट नहीं खाया, इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को चाटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने जीवन में इससे सॉल्टी चीज कभी भी नहीं खाई। यहाँ खेती वाली जगह पर वो कुछ केचुए भी डाल देता है ताकि जमीन हवादार बने और उसकी फसल अच्छे से उगे। और जो टाई उसने आने के लिए पेड़ पर लटकाई थी, अब वो उसे उतार देता है और उसका जो सूट होता है उससे वो स्केयर क्रो बनाता है ताकि कोई भी पक्षी उसके फसल के आसपास ना आ सके। अब ऐसा लगता है जैसे मानो उसे जीवन में एक मकसद मिल गया हो। भले ये मकसद दूसरों के लिए बिल्कुल बेबुनियादी हो, लेकिन वो किसी भी तरह से फसल उगाकर नूडल्स बनाना चाहता है। और जो उसके पास नूडल्स का मसाला है वो उसे उसमें डालकर नूडल्स खाना चाहता है। हालांकि एक बार उसने इस पैकेट को फाड़कर मसाला खाने की कोशिश भी की थी ताकि उसकी क्रेविंग मिट जाए, लेकिन उसने उस वक्त अपने आप को रोक लिया और ये तय किया कि किसी भी कीमत पर वो यहाँ पर नूडल्स बनाएगा। और अब सुबह से लेकर शाम तक हमेशा वो इसी बारे में सोचता है कि किस तरह से उसकी फसल उगेगी, किस तरह से वो नूडल्स बनाएगा। और दूर से सारा ये सब कुछ देख रही होती है, और साथ ही साथ वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर रही होती है। और वो उसकी पिक्चर्स के साथ ये लिखती है कि ये शाई है, जब भी किसी को आते हुए देखता है तो ये छुप जाता है। साथ ही साथ ये अपना पसीना भी चाटता है, बहुत गंदा है, ये पेड़ पर चढ़ता है, इसे एडवेंचर पसंद है। और एक सबसे खास बात, इसे नूडल्स खाने का बहुत मन है, किसी भी कीमत पर नूडल्स खाना चाहता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसकी मदद कैसे करूं। क्या मुझे नासा की मदद लेनी चाहिए या खुद मुझे जमीन पर जाना चाहिए? वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि 3 सालों से उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा और अब वो ये फैसला करती है कि उसी को कुछ करना होगा। और जब रात को सब सो जाते हैं तो वो घर से हेलमेट पहनकर निकलती है और वो उसी ब्रिज पर पहुंच जाती है जहां से वो बीच बहुत नजदीक है। और वो एक बोतल के अंदर एक मैसेज डालकर उसे पानी में फेंक देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बोतल तैरते हुए नदी के उस किनारे पर पहुंच जाएगी जहां पर किम है। लेकिन काफी
दिनों तक उसे वो बॉटल नहीं मिलती। किम को आज यहाँ पर पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अब उसे मछली पकड़ना भी आ गया है। वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है और वहां से घोंसलों से वो अंडे निकाल कर खा लेता है, यानी कि अब उसे खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ वो अपनी खेती पर भी ध्यान रखता है। और एक दिन उसे वो बॉटल मिल जाती है जिसके अंदर सारा ने उसके लिए मैसेज भेजा है। और जब वो उस बॉटल के अंदर से कागज निकालता है तो पूरा कागज खाली होता है और उस पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है, और ये वर्ड होता है हेलो, जैसा कि किम ने खुद रेत पर लिखा है। और वो समझ जाता है कि सामने जो बिल्डिंग्स है वहां से कोई ना कोई उसे देख रहा है और उसी ने इस मैसेज को यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन किम यहाँ पर अब अकेला नहीं है, उसका यहाँ पर एक दोस्त है और वो दोस्त है उसका स्केयर क्रो जो उसने बनाया है। और उसने स्केयर क्रो को जो अपनी पैंट पहनाई थी उस पैंट को उतार कर वो खुद पहन लेता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है। यहाँ पर जो उसने बीज बोए थे वो अब छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। सारा का मैसेज उसे 17 दिनों बाद मिला था। सारा 17 दिनों से इंतजार कर रही थी और अब वो रेत पर लिखता है कि हाउ आर यू। और जब सारा को ये दिखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। सारा की जिंदगी में अब एक नई चीज आई है जिससे उसकी जिंदगी बदलने लगी है। और सारा एक बार फिर से रात को ही घर से हेलमेट पहनकर निकलती है और वो बॉटल में एक और मैसेज डालती है। और जब किम को वो बॉटल मिलती है वो उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। किम भी उसके जवाब में लिखता है फाइन थैंक यू। अब सारा उसे वहां पर नूडल्स पहुंचाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि उसे नूडल खाने की क्रेविंग है। इसीलिए वो एक डिलीवरी बॉय को ज्यादा पैसे देकर उस आइलैंड के बारे में बताती है और वो वहां पर कई तरह के नूडल्स लेकर पहुंच जाता है। लेकिन किम उसके नूडल्स को एक्सेप्ट नहीं करता और जब वो नूडल्स वाला वापस सारा के पास आता है तो सारा उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। वो उसे कहता है कि तुम दोनों अजीब हो, उसने मुझसे कहा है कि ये नूडल्स मेरे लिए एक होप है। दरअसल उसने सारा को ये मैसेज दिया होता है कि जो नूडल्स वो बनाने की कोशिश कर रहा है वही उसके जीने का एक मकसद है, उसके लिए एक उम्मीद है। यहाँ पर किम की जो फसल है अब वो धीरे धीरे उग चुकी होती है और जो बीज उसने बोया होता है वो कॉर्न का बीज होता है। और जब वो उसमें पहला कॉर्न उगते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जीवन में इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई। उसे लगता है कि जीवन में उसने कुछ अलग किया है, उसने कुछ अचीव कर लिया है। हो सकता है कि ये बात दूसरों के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन किम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। किम के जीवन से सारा के जीवन में भी बदलाव आता है और वो पहली बार अपने कमरे से बाहर अपनी मॉम के सामने आती है और वो कहती है क्या आप मेरे लिए कुछ गमले और कॉर्न के बीज ले आएंगी? दरअसल मैं कॉर्न उगाना चाहती हूँ। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। इस बात से सारा की मॉम को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका जीवन बदल रहा है, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। वहीं किम के कॉर्न अब पूरी तरह से पक चुके हैं और वो पहली बार अपनी फसल से कॉर्न तोड़ता है और वो उससे नूडल्स बनाता है। और जो पैकेट उसने कई महीनों से अपने पास बचा कर रखा था जिसमें नूडल्स का मसाला है, वो मसाला उसके अंदर डालता है। और जब नूडल्स बन जाते हैं और जब वो उन्हें खाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए महज नूडल्स नहीं है, बल्कि ये उसके लिए वो उम्मीद है जिसने उसे जिंदा रखा, जिसने उसे ये सिखाया कि जिंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा पॉजिटिव रहकर काम करते रहना चाहिए। और किम को रोते हुए और नूडल्स खाते हुए दूर से सारा अपने कैमरे से, अपनी दूरबीन से देख रही होती है और वो उसके लिए एक नोट भी भेजती है जिसमें वो लिखती है कांग्रेचुलेशंस। और ये नोट पढ़ने के बाद किम भी अब रेत पर उससे एक सवाल पूछता है। वो वहां पर लिखता है हु आर यू एंड वाई, यानी कि तुम कौन हो और तुम मुझे मैसेजेस क्यों भेजती हो। सारा इसे देख लेती है लेकिन वो इसका रिप्लाई नहीं करती। वहीं उसकी वेबसाइट पर जहां पर वो किम की स्टोरीज को और अपनी चीजों को शेयर करती है वहां पर नीचे कमेंट्स होते हैं कि ये पेज फेक है, क्योंकि सारा ने वहां पर जिसकी फोटो लगाई होती है वो खुद नहीं होती बल्कि उसने किसी और की फोटो लगाई होती है। और वो लोग जो उसे फॉलो करते हैं उसमें से एक आदमी उसे जानता है, दरअसल वो उसकी दोस्त होती है। इसीलिए वो कमेंट में लिखता है कि ये पेज फेक है और वो उसे गालियां भी लिखता है। और साथ ही साथ जितने भी और उसके फॉलोअर्स होते हैं वो भी उसे उल्टा सीधा कहते हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की होती है और अब लोग उसे झूठा कह रहे हैं, इसीलिए वो डिप्रेस हो जाती है। वहीं आइलैंड पर यह दिखाया जाता है कि किम सारा के मैसेज का कई दिनों से इंतजार कर रहा होता है,
लेकिन सारा उसे रिप्लाई नहीं करती। अब किम जब आइलैंड पर अकेला बैठा होता है तो वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये बारिश एक तूफान का रूप धारण कर लेती है और उसकी सारी फसल इसमें नष्ट हो जाती है और उसकी जो डक बोट होती है जिसके अंदर वो रहता है, जो उसका घर है, वो भी अब पानी में बहना शुरू हो जाती है। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो भी उससे छूट जाती है, यानी कि अब उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। और अगली सुबह जब सारा अपने कैमरे से अपनी दूरबीन से उसे देखती है तो वहां पर वो बिल्कुल उदास बैठा होता है और वो अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए वहां पर सारा के लिए एक मैसेज भी लिखता है। और तभी उसे पीछे कुछ रिंग होने की आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो वहां पे गवर्नमेंट के 2 एम्प्लॉय होते हैं जो इस जगह को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर किम भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो इस आइलैंड से नहीं जाना चाहता। वो भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब किम और दूर भागता है तो वहां पर और भी कई सारे लोग होते हैं और वो किम को पकड़ लेते हैं। वो किम को कहते हैं कि तुम इस आइलैंड पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आना मना है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। किम उनसे बहुत दरख्वास्त करता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे रहने दो, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन वो ऑफिसर्स उसे उसके कपड़े पहनाकर नाव में सवार कर देते हैं और किम से अब उसकी छोटी सी दुनिया जो उसने यहाँ पर बनाई थी वो पूरी तरह से छीन चुकी है और साथ ही साथ वो इस आइलैंड से जा रहा है। इसीलिए वो उस तरफ देख रहा होता है जहाँ से सारा उसे देखती है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद वो सारा से अब कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही सारा उससे कांटेक्ट कर सकती है। सारा ये सब कुछ देख रही होती है और वो अपने घर से कई सालों से दिन के वक्त बाहर नहीं निकली होती। लेकिन अगर आज वो बाहर नहीं निकली तो किम को हमेशा के लिए खो देगी। इसीलिए वो घर से बाहर निकलती और पागलों की तरह उस तरफ दौड़ना शुरू कर देती है जहां पर किम उसे मिल सकता है। किम को वहां सड़क पर छोड़ दिया होता है और वो बस का इंतजार कर रहा होता है और तभी वहां पर बस आती है और किम जब बस में चढ़ रहा होता है सारा उसे देख लेती है। सारा बस की तरफ भागती है लेकिन तब तक बस चल देती है। हालांकि सारा बस को चीज करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों में बस उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और अब किम और सारा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। सारा भी अब अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर देती है। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और तभी एक अलार्म बजता है और ये अलार्म होता है सिविल डिफेंस ड्रिल का, जो साल में 2 बार बजता है। और इस वक्त पूरा देश 20 मिनट के लिए जहां का तहां फ्रीज हो जाता है और सारा समझ जाती है कि वो बस भी रुक चुकी होगी और वो भागते हुए उस बस की तरफ जाती है और वो बस में चढ़ जाती है। किम उसे ध्यान से देखता है। वो किम के पास जाती है और वो कहती है कि माई नेम इज सारा, हु आर यू। किम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। उसने अपनी जिंदगी में एक बार फिर से होप खो दी थी, लेकिन अब उसकी होप दोबारा से लौट आई है। और तभी एक बार फिर से सायरन बजता है क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं और जैसे बस आगे चलती है तो सारा को एक झटका लगता है। वो गिरने वाली होती है कि किम उसका हाथ पकड़ लेता है और इससे सारा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और ये इस बात का प्रतीक है कि अब ये दोनों हमेशा के लिए एक साथ हैं। और इसी के साथ एक प्यारा सा संदेश देते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जहां किम ने एक छोटे से कर्जे की वजह से अपनी जान देने की कोशिश की, वहीं उसने एक ऐसे आइलैंड पर फसल उगाई जहां पर शायद एक बिलियनियर भी आ जाता तो वो भी फसल ना उगा पाता। अगर हम जिंदगी में पॉजिटिव रहें, शांति से काम करें और अपने काम में पूरी मेहनत करें तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलती है। और जब आप छोटी छोटी चीजों को जिंदगी में अचीव करते हैं तो वो आपके लिए बड़ी चीजों का रास्ता खोलती है। वो आपकी जिंदगी में आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालती है। इसीलिए हमें सकारात्मक होकर हमेशा जिंदगी में काम करते रहना चाहिए और अगर जिंदगी में फेलियर भी आए तो हमें उसका सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। वहीं जो सारा की जिंदगी थी वो एक कमरे में पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन जब वो देखती है कि किम किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी की होप नहीं खोना चाहता। हालांकि उसके पास नूडल्स आ चुके थे, वो उन्हें खा सकता था, लेकिन वो अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करना चाहता था। जो उसने सोचा था, जो करना चाहता था, वो उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। और उसके ऐसा करने से सारा की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आई और उसका जीवन जो एक कमरे में एक मशीन की तरह गुजर रहा था वो भी पूरी तरह से बदल गया। उसे भी जिंदगी में
एक नई रोशनी दिखाई दी और बाहर निकलने का जो उसके अंदर फियर था वो उस फियर से बाहर निकली और अंत में उसे उसका प्यार भी मिल गया। और एक और बड़ा मैसेज जो ये कहानी देती है वो ये है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये जीवन एक प्रेशियस तोहफा है जहां पर आपको हर तरह के रंग और रूप देखने को मिलेंगे और आपको हर एक चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। इस फिल्म का नाम कास्ट अवे ऑन द मून इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो टॉम हैंक्स की फिल्म कास्ट अवे से मिलते जुलते हैं। अगर आपने उस फिल्म की कहानी नहीं सुनी तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस फिल्म की पूरी कहानी सुन सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी कास्ट अवे ऑन द मून की। ये एक साउथ कोरियन फिल्म है जो सन 2009 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।